लेकर आ गए हैं एनसीईआरटी नोट्स है ये अरविंद पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है ये जो हमारा अर्थव्यवस्था हम करने वाले हैं जो हम क्लास 9 से 12 तक ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी बेस पर ये हमारी नोट्स है। ये बहुत ही अच्छा आपको इससे कंटेंट मिलने वाला है। सेकंड एडिशन, इसका फर्स्ट एडिशन भी आ चुका है मार्केट में, लेकिन ये अपडेट वर्जन है तो आप सेकंड ही खरीदना। बात करते हैं विशेष सूची दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। इसमें टॉपिक मिलेंगे हमें अर्थव्यवस्था परिचय, अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सतत विकास लक्ष्य। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था परिचय। अर्थव्यवस्था शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम अर्थ एवं व्यवस्था। इसमें अर्थ का तात्पर्य मुद्रा से है और व्यवस्था का तात्पर्य एक स्थापित कार्य प्रणाली से है। अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। किसी भी समाज में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। तो इसके दोस्तों हम प्रकार देखने वाले हैं। तो प्रकार अर्थव्यवस्था के नंबर 1 है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। नंबर सेकंड है विकास के आधार पर वर्गीकरण, वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। उसी में हम नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो ये 3 भागों में बटा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद विकास के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमारा 3 भागों में बटा है। विकास, विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। ये सब पढ़ेंगे हम। विकास, विकासशील, विकसित, ये सब। उसके बाद तीसरी है दोस्तों वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 2 भागों में बताया, खुली अर्थव्यवस्था और बंधन अर्थव्यवस्था। तो अब पढ़ते हैं टॉपिक वाइज। दोस्तों पढ़ेंगे हम नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। नंबर 1 समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की केंद्रीय भूमि होती है। उसमें पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उसके वितरण तथा विनिमय पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व में होते हैं जबकि अन्य उद्यमों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व में रखा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल्य निर्धारण सरकार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्यम एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों के स्वामित्व में हैं। उदाहरण के रूप में भारत में लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान हैं। बात करते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अविकसित अर्थव्यवस्था। एक अविकसित देश वह है जहां निम्न प्रति व्यक्ति आय, उपभोग का निम्न स्तर, निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं तथा जीवन का निम्न स्तर विद्यमान हो। संयुक्त राष्ट्र के
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश अविकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, नाइजर, जाड, दक्षिण सूडान, माली आदि। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसमें वे देश शामिल हैं जहां औद्योगिकरण कार्य प्रगति पर है तथा मानव विकास सूचकांक में अपेक्षाकृत कम प्रगति मापन है। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इस अर्थव्यवस्था में शामिल देश विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत। नेक्स्ट है फ्रेंड, विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित देश वैसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि। फिर पढ़ते हैं हम वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती थी तथा जहां आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। खुली अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है तथा उदारवादी एवं निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेनदेन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार। भारतीय अर्थव्यवस्था संकेतकों के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी, जो वर्ष 2024 के अनुसार है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था यूएसए तथा चीन के बाद विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा विदेशी निवेश प्राप्त करता है। भारत को वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में $70.97 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2022 $49 बिलियन की तुलना में $20 बिलियन अधिक है। तो दोस्तों विदेशी निर्यात हमारा काफी होता है। उसका पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड, अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जहां ओकोस का अर्थ घर, हाउस तथा निमेन का अर्थ प्रबंध करना, टू मैनेज है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त करता है। अर्थशास्त्र की क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है तथा व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न रहता है जिनसे उसकी आय में वृद्धि हो, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कार्य, शिक्षक द्वारा अध्यापन का कार्य तथा व्यापारी द्वारा वाणिज्यिक कार्य आदि। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनार्थिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिनमें धन प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाएं शामिल होती हैं।
अब पढ़ते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों जैसे परिवार, फर्म, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग, उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग तथा आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना। समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता का अध्ययन भी किया जाता है। समष्टि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार, कुल निर्यात, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर इत्यादि की व्याख्या तथा उनके लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति की प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इसे सिद्धांत रूप दिया है। नए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। समाज में लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तु का उत्पादन करती हैं तथा कुछ अन्य गतिविधियों में से सेवाओं का सृजन होता है। इन गतिविधियों को समझने के लिए इन्हें समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इन समूहों को ही क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु को उत्पादित किया जाता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-22 के दौरान 21.82% है। द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष प्रकृति से नहीं होता है, बल्कि वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला या घर में हो सकती है। उदाहरण स्वरूप कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने में किया जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के संवर्धित उद्योगों से जुड़ा है, जिसका कारण इस क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 से 23 में 24.29% है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इसमें परिवहन एवं संचार की व्यवस्था शामिल है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, किंतु उन्हें आवश्यक माना जाता है।
तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा आदि आते हैं। तृतीय क्षेत्र की देश की घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2022 और 23 में लगभग 53.33% है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। पंचम क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान और लाभकारी संस्थान आदि। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। परंपरागत विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषि की प्रधानता। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का अंश अधिक है। देश की 45% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर आधारित है तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 18% है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान 13% है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है, फिर भी कृषि भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर विकास बाधक है। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण ही निर्धनता का विस्तार हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 67% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर अत्यधिक है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न होता है। शहरों के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी विकास का अवसर मिलता है। जनसंख्या वृद्धि का तीव्र अनुपात भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कमजोर बनाता है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और सीमित संसाधनों के कारण कुछ लोगों तक संसाधनों की पहुंच हुई है, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी है। बेरोजगारी। भारत में मानव श्रम की उपलब्धता अधिक है, जबकि इसके अनुपात में उत्पादक कार्यों की कमी है। ऐसी अवस्था में सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना कठिन है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होने से उत्पादकता प्रभावित हुई है। भारत में कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक संलग्न है। आय वितरण में असमानता। भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। विकसित देशों में कराधान की पुरोगामी प्रणाली के कारण आय वितरण में अधिक असमानता नहीं है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के समान अवसरों के कारण ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक असमानताएं कम है। नवीन विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत योजना आयोग की स्थापना तथा पंचवर्षीय योजनाओं के स्तर पर हुई। वर्ष 1951 से 2013 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। वर्तमान में यह संस्था नियोजन के उदाहरण के लिए उत्तरदायी है।
इसके माध्यम से अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं को दिशा प्रदान की जा रही है। उद्योगों का विकास। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना द्वारा उद्योगों के विकास का निरंतर प्रयास किया गया। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए लागू की गई नई आर्थिक नीति के साथ उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। इससे भारत में औद्योगिक विकास को गति मिली। आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें मौद्रिक आय के कारण होने वाली वृद्धि के साथ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक परिस्थितियों में सुधार को शामिल किया जाता है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार करना होता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परंतु इस संदर्भ में जी.एम. मायर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है, परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास के संकेत। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को अधिक व्यापक माप प्रदान करने के लिए वैकल्पिक संकेत विकसित किए गए, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका प्रयोग किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संकेत हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत। नंबर 3, जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। नंबर 2, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास ओपीएचआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। आयाम संकेत। शिक्षा आयाम है। संकेत स्कूली शिक्षा। नंबर 2, बच्चों के नामांकन के वर्ष। स्वास्थ्य आयाम है। और नंबर 3, जीवन स्तर। इस प्रकार संकेत बाल्य मृत्यु दर। नंबर 4, पोषण। नंबर 5, बिजली। नंबर 6, पीने का पानी। नंबर 7, स्वाधीनता। नंबर 8, खाना पकाने का ईंधन। नंबर 9, संपत्ति। नंबर 10, सामाजिक सुरक्षा। संकेत है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संकेतों के 1/3 से अधिक संकेतकों से वंचित होने पर बहुआयामी गरीबी का शिकार माना जाता है। तो ये
तो आधे या आधे से अधिक भारतीय संकेतकों से वंचित व्यक्ति अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त माना जाता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इस सूचकांक को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन को आर्थिक विकास का मापक माना जाना चाहिए। इस सूचकांक का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि विश्व में सबसे खुशी वाला देश कौन सा है, बल्कि यह उस सापेक्षिक कुशलता को प्रदर्शित करता है जिससे कोई देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के जीवन की खुशहाली बनाने में करता है। इस सूचकांक का आधार सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति है। नंबर 4, लैंगिक असमानता सूचकांक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विश्व आर्थिक मंच द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को मापा जाता है। नंबर 1, आर्थिक भागीदारी और अवसर। नंबर 2, शैक्षणिक उपलब्धियां। नंबर 3, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। नंबर 4, राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट 5, वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। अल्पपोषण, बच्चों में नाटपन। नंबर 3, बच्चों में कम वजन। और नंबर 4 है बाल मृत्यु दर। इस सूचकांक के प्रकाशन का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना तथा उसे ज्ञात करना। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच अंक देकर देशों की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। यह शून्य भूखमरी से अत्यधिक भूखमरी तक की गणना का मापन करता है। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद में वृद्धि से है। सामान्यता यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। 1970 के दशक में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें अंतर किया जाता है। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आज से सकल घरेलू उत्पाद GDP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निरंतर होने वाली वृद्धि से है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। निम्न राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 में दी फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज द्वारा अधिदेशित
30 सदस्यीय कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए हैं, जो वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन लक्ष्यों में व्यापक स्तर पर संपोषणीय विकास के मुद्दे शामिल किए गए हैं। 2015 में इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडा में सम्मिलित किया गया है। ये 17 सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार लाना तथा संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और प्रत्येक आयु में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसर को बढ़ावा देना, लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। नंबर 4, सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना, सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सबके लिए स्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना, समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, देशों के अंदर और आपस में भी असमानता कम करना। नेक्स्ट, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय बनाना। नेक्स्ट, संपोषणीय खपत और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभाव का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। नेक्स्ट, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना तथा उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही व समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार की थीं। भारत ने वर्ष 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, वहीं पाकिस्तान ने वर्ष 1956 में एवं चीन ने वर्ष 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। चीन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों और तथा भूमि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। वर्ष 1958 में चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। इसमें लोगों को अपने घर के पीछे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। इस पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। वर्ष 1996 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के
सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता था। पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में अपनी नीति बदल दी और राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल नहीं दिया। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान समय में सभी देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतिरिक्त तथ्य दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह तथ्यों और सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होता है, क्योंकि इसमें आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकीय आंकड़ों से होता है। आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्यगत नीति निर्णय लेने वाली बातें सम्मिलित होती हैं। इसमें समाज के लिए नीति निर्धारण संबंधी बातें महत्वपूर्ण हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अध्ययन के पैमाने में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारों का जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समुच्चयों का अध्ययन होता है। अध्ययन के क्षेत्र में अंतर। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय, रोजगार और समृद्धि के अध्ययन से है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं से है। दोनों की कीमत एवं आय अवधारणाओं के महत्व में अंतर। अध्ययन की विधि में अंतर तथा विश्लेषण तथ्यों में अंतर। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, जिनके व्यवहारिक पक्ष का संबंध अर्थशास्त्र और वाणिज्य से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण के क्षेत्र कृषि, श्रम, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उपभोग, तुलनात्मक अर्थशास्त्र, क्षेत्रीय लोकवित्त अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों और कार्यान्वयन, आर्थिक विकास का अध्ययन, कल्याण अर्थशास्त्र, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन का अध्ययन आदि शामिल है। सार्वजनिक वस्तुएं। ये वस्तुएं सभी व्यक्तियों के उपभोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। ये अप्रतिस्पर्धी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे की संतुष्टि में कमी किए बिना अपनी संतुष्टि में वृद्धि कर सकता है। तथा सार्वजनिक वस्तुएं अवजर्य होती हैं, अर्थात किसी को इन वस्तुओं का लाभ उठाने से वर्जित करने का कोई संभव तरीका नहीं है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन आदि। निजी वस्तुएं। इन वस्तुओं का उपभोग निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये वस्तुएं भुगतान के बाद प्राप्त होती हैं। ये उपभोक्ताओं के प्रति